हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ 13, अपशिष्ट जल की कहानी, वेस्ट वाटर स्टोरी। लेट्स बिगिन द क्लास। हम अपनी दैनिक दिनचर्या की पूर्ति हेतु जीवन में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं अत्यधिक उपयोगी होती हैं तथा कुछ वस्तुएं उपयोग के पश्चात बच जाती हैं, जिनमें से कुछ अनुपयोगी होती हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी वस्तु है। अपशिष्ट क्या है? व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट क्या है बच्चों? वेस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम दे आर नो मोर यूज इन लॉन्गर। अब हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आपके घर में पुराने अखबार हो या प्लास्टिक के डिब्बे हो जो खराब हो जाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स है, तो वो सब क्या है? वो सब वेस्ट होते हैं। टूटे हुए लोहा, लकड़ी, ये सारी चीजें क्या है? ये वेस्ट है, इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। तो अपशिष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी हमें और आगे आवश्यकता नहीं होती और फेंक दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट जल या वाहित मल, वेस्ट वाटर और सीवेज। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं व उसे गंदा या दूषित करते हैं। इस प्रकार झाग से युक्त काला तेल मिश्रित व भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में बहता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इसमें अधिकांश जल दूषित होता है, जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं, जिन्हें संदूषक, कंटामिनेंट या संदूषित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? संदूषित पदार्थ। संदूषकों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है कार्बनिक अशुद्धियां, अकार्बनिक अपशिष्ट, खनिज लवण और बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? मानव मल, जंतु अपशिष्ट, मूत्र, तेल, कीटनाशक, फलों और सब्जियों। इसी तरह से अकार्बनिक अपशिष्ट, खनिज लवण और बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव के एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपको दिए गए हैं। वाहित मल के प्रकार। अब सीवेज के कितने प्रकार होते हैं? वाहित मल क्या होता है? वाहित मल उनकी गंध और रंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ वाहित मल काले रंग और बहुत बुरी गंध के होते हैं। सबसे पहले है मलिन जल, सुलेज वाटर। वह अपशिष्ट जल जो हमारे रसोई घर से निकलता है। हमको पता है कि किचन में बहुत सारा ऐसा काम होता है जो पानी से होता है, सब्जी धुलते हैं हम, यूटेंसिल्स, बर्तन मांजते हैं ना, तो उससे बहुत सारा पानी जो है निकलता है, मलिन जल कहलाता है। इसके अपव्यय मुख्यतः हल्के डिटर्जेंट, तेल और भोजन के कण होते हैं। इसके अलावा बर्तनों को साफ करने में अत्यधिक जल बहाया जाता है। रसोई घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल निकासी को बाधित कर देते हैं। खाना पकाने वाले तेल और वसाए पाइपों को बंद रसोई घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल निकासी को बाधित कर देता है। खाना पकाने वाले तेल और वसाएं पाइपों को बंद कर देते हैं। जो खुली नालियां हैं, खुली नालियों में बसा मृदा के कणों को अवरुद्ध करके जल को प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं। अवशेष जैसे ठोस भोजन, चाय पत्ती, बचा हुआ भोजन, ये सारे आपको उदाहरण दिए गए हैं। एक्टिविटी दी गई है जो आपको स्वयं पढ़नी है और अच्छे से याद भी करनी है। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, फाउल वेस्ट, वह जल जो टॉयलेट, शौचालय से निकलता है वह दुर्गंध युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। इसमें मानव मल और अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो विभिन्न प्रकार की गैसों और दुर्गंध छोड़ते हैं या बहुत अधिक संक्रामक होते हैं। व्यवसायिक अपशिष्ट जो व्यवसाय से निकलता है, ट्रेड वेस्ट निकलता है। वह अपशिष्ट जो उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों से निकलता है व्यवसायिक अपशिष्ट कहलाता है। इसमें अम्ल और तीक्ष्ण रसायन होते हैं जो प्रवृत्ति में जहरीले होते हैं। Then we have सीवर प्रणाली, बड़े व छोटे पाइपों का जाल जो अपशिष्ट जल लेकर जाता है सीवर कहलाता है और सभी सीवर आपस में मिलकर मल निकास व्यवस्था सीवरेज कहलाते हैं। घरों में अपशिष्ट जल निकलकर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित होने के लिए जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार के पश्चात जो शुद्ध जल है उसके पास किसी जलाशय में छोड़ दिया जाता है। सीवरेज में बड़े बड़े मैनहोल होते हैं जिनका प्रयोग बच्चों अवरोधों को दूर करने में होता है और प्रत्येक 50 से 60 मीटर की दूरी पर जहां दो या अधिक सीवर आपस में मिलते हैं
वहाँ मैनहोल बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, आपके घर में अगर आप चाहें तो अगल बगल आप देख सकते हैं, आप रोड पे चलते तो इस तरह के सीवर या मैनहोल या आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे जा सकते हैं जिनसे ड्रेनेज की व्यवस्था होती है। ड्रेनेज नीचे नाली होती है, जो भी पानी बरसात में आता है वो इसी सीवेज जैसी नाले में अंदर चला जाता है ताकि रोड से पानी हट जाए। वह मैनहोल बनाए जाते हैं। मैनहोल का प्रयोग समय अंतराल के बाद सफाई के उद्देश्य के लिए किया जाता है। नालियां जो ढकी हुई नहीं होती है, वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, फटे पुराने वस्त्र है, कंकड़ है आदि से बंद हो जाती हैं। ऐसी नालियां गंदे पानी से भर जाती हैं और जब हो जाती हैं, थक जाती हैं, रुक जाती हैं, जाम हो जाती हैं और इनमें दुर्गंध आने लगती है। इनसे आगे चलकर विभिन्न बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू तथा जल से संबंधित विभिन्न बीमारियां जैसे टाइफाइड, पेचिस और तेलिया आदि फैलती है। बड़े शहरों और कस्बों में सीवर से के अपशिष्ट जल को पहले जल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है तथा फिर उसे किसी नजदीक की नदी या झील में छोड़ दिया जाता है। परंतु हमारे देश के गांवों में प्राय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। यदि सीवेज की सुविधा नहीं हो तो अपशिष्ट जल को सीधे ही नालों से जल धाराओं या झीलों में छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन, जल जो है वो प्रदूषित हो जाता था। रोचक तथ्य क्या है? यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने अथवा सुधारने का काम विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से करते हैं। ये देखिए, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र मतलब जो वाटर वेस्ट हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है, उसको कैसे इन्फेक्टिव बनाए, डिसइंफेक्टिव बनाए, तब जाके पानी में छोड़े ताकि वाटर पल्यूट ना हो। शलाक छलने, बार स्क्रीन। इस चरण में अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शल्का छन्ने से गुजारा जाता है। इसमें उपस्थित ठोस पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कैन, डिब्बे, नैपकिन, कपड़ों के टुकड़े, डंडियां इत्यादि अलग हो जाती हैं। फिर आपका है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। ग्रिट और बालू अलग करना। ग्रिट और बालू को जल प्रवाहित करके एक टंकी में छोड़ा जाता है और जिससे ग्रिट और बालू उसकी तली में बैठ जाते हैं। तब है बच्चों फर्स्ट क्लैरिफायर टैंक, पहला शुद्धिकरण टैंक। अब जल को ऐसे टैंक में ले जाया जाता है जहां मल जैसे ठोस पदार्थ उसकी तली में बैठ जाते हैं और इसे खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। स्किमर के द्वारा वायु को जल में तेजी से प्रवाहित किया जाता है। इसमें जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियां बुलबुले के रूप में आ जाती हैं, जिन्हें अलग कर दिया जाता है। अब है वातन टैंक, एरिएटर। इस अवस्था में अपांक स्लज जो पहली अवस्था से प्राप्त होता है वह अवयवीय जीवाणुओं द्वारा वायु की उपस्थिति में उपचारित किया जाता है और यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को प्राकृतिक अपघटों जैसी बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा तोड़ा जाता है। दूसरा शुद्धिकरण टैंक, सेकेंड क्लैरिफायर टैंक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और क्रिम कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर देते हैं और ह्यूमस जैसे एक गुच्छे के रूप में नीचे तली में बैठ जाते हैं। ऊपर से पानी को निकाल दिया जाता है और इस आपंक स्लज को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो है बच्चों आपका सबसे बेहतर क्लोरिनेशन। तो क्लोरीनीकरण क्या होता है? विसंक्रमकों, डिसइंफेक्टेंट्स जैसे क्लोरीन और ओजोन गैस के सूक्ष्म जीवों को इसको मारने में ये प्रयोग किया जाता है बच्चों। क्लोरीन और ओजोन गैस के सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है और इस उपचार के बाद जल को प्राकृतिक जलाशय जैसे नदियां और झीलों में छोड़ दिया जाता है। क्या क्या हमें सावधानियां, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? शौचालय सफाईकर्ता के द्वारा कोई अम्ल प्रयोग नहीं लाना चाहिए, अन्यथा अवायवीय जीवाणु मर जाएंगे और अपघटन नहीं होगा। सीवर अवरोध रोकने के लिए सुरक्षा कार्य, ये आपको कुछ दिए गए हैं सुरक्षा कार्य बच्चों। नालियों में प्लास्टिक के थैले, पॉलिथीन के थैले, नैपकिन और तौलिए को ना फेंके। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक बिल्कुल भी सही नहीं होता है। प्लास्टिक जो है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्यर्थ पेंट, कीटनाशकों, दवाइयों, पेंट, कीटनाशकों, दवाइयों आदि को नाली में ना फेंके क्योंकि यह अपघटक जीवाणुओं को मार देंगे। रोचक तथ्य क्या है? हड़प्पा की खुदाई में यह प्रमाण मिला है कि हड़प्पा सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहां के लोगों के शौचालय जल के बहने से साफ हो जाने वाले शौचालय थे। रोचक तथ्य,
सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संस्था नामक एक सामाजिक संस्था ने गांव, बस अड्डों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुलभ शौचालय की एक श्रृंखला निर्मित की है, जो उचित प्रकार से निकासी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने में सहायता कर रही है। अब क्या है, सैनिटेशन एंड डिसीज, स्वच्छता और रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। जल स्वच्छता, जल को स्वच्छ करने की वह प्रक्रिया है जिससे जल को पानी, नहाने, भोजन और दूसरे प्रयोगों के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। ठीक है। एफेक्ट ऑफ पुअर सैनिटेशन, स्वच्छता की कमी के प्रभाव। गांव में लोग क्या करते हैं, खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में मलत्याग करते हैं, पॉटी कर देते हैं। इससे जल और मृदा, मिट्टी और पानी दोनों ही क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इससे सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों प्रभावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी बीमारी होती है, हाइजा, टाइफाइड, पोलियो, देन वी हैव मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां होती हैं। भारत और चीन में स्वच्छता क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार भूमिगत जल निकास की उचित स्वच्छता प्रदान करने में असमर्थ है। ज्ञान की कमी, धन की कमी, निरक्षरता, अधिक जनसंख्या और जागरूकता में कमी के कारण उपयुक्त स्वच्छता नहीं हो पाती। अगर बच्चों लोगों को नॉलेज नहीं रहेगी, इनके पास पैसा नहीं रहेगा शौचालय बनाने के लिए, तो वो बाहरी मल त्याग करेंगे। अगर वो निरक्षरता होगी, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं होगी, उनको एजुकेशन नहीं होगी कि ऐसा करने से बीमारियां फैल सकती हैं, या अधिक जनसंख्या, ये सारे कारण है कि स्वच्छता जो है वो अस्वच्छता में बदल जाती है और वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। सफाई व्यवस्था, जल और स्वास्थ्य विज्ञान के अभाव के दूसरे अन्य गंभीर अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। बच्चे और विशेषकर लड़कियां अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उनके स्कूल में निजी शौचालय और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था नहीं है। गरीब किसान और मजदूर बीमार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कम उत्पादन कर पाते हैं, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बिना जल, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य विज्ञान के एक स्थायी विकास संभव नहीं है। एक स्वच्छता प्रोग्राम नेटवर्क के लोग वाहित मल को निष्पादन की दूसरी विधियों का प्रयोग करते हैं। दूसरी विधियां क्या है, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट एंड क्रिम प्रसंस्करण शौचालय, वर्मी प्रोसेसिंग सॉइलर है। हम क्या कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। कैसे हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं? जल स्वच्छता के लिए रासायनिक और छन्ने की विधि के अलावा कुछ अन्य विधियां हैं जो जल को प्रयोग के लिए सुरक्षित बना सकती हैं। फिर भी हम इन विधियों का प्रयोग करके जल को पूर्णतः साफ नहीं कर सकते। जल को स्वच्छ व साफ बनाने के लिए एक प्रचलित विधि, उसको क्या है, उबालना है। हम सबके घर में हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी जब एक टेम्परेचर पर हम उबालते हैं तो उसमें से जितने भी कीटाणु, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। इससे जल को उबलने की अवस्था तक गर्म किया जाता है और फिर इसे थोड़ी देर तक धीमी आंच पर पकने दिया जाता है। दूसरा विकल्प, लगभग 1 गैलन 3.78 लीटर जल में 1/8 चम्मच 16 मिली विरंजक मिलाते हैं और फिर इसे 30 मिनट तक रख दिया जाता है। यदि जल मटमैला होता है तो 1 गैलन जल में लगभग 1/4 चम्मच विरंजक मिलाते हैं, जिससे वह शुद्ध हो जाता है। हम इन उपायों का प्रयोग करके जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पौधों और लॉन में अधिक जल बर्बाद ना करें। जल को गलियों और गटर में बहने से बचाएं। अच्छे परिणाम के लिए सुबह के समय पौधे को जल दें, क्योंकि इस समय वाष्पन की दर कम होती है। फिर तीसरा पॉइंट बच्चों क्या दिया है कि रास्ते में भी कभी हमें कपड़ा नहीं धोना चाहिए। कार धो रहे हैं तो कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए। रिसने वाली टोटी, कभी भी ऐसी टैप को हमें तुरंत ही उसका मेंटेनेंस करना चाहिए, जैसे टब पर पानी गिरता है, क्योंकि उससे भी पानी का वेस्ट होता है। शौचालय में जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। फुहारे जब हम नहाते हैं, शावर में भी बिल्कुल हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। स्वचालित बर्तन धोने वाली टंकी का प्रयोग करें, जिससे कम से कम जल की बर्बादी हो। जल का अधिक प्रयोग करने वाली टंकी, लॉन्ड्री को देखिए। कपड़ों की धुलाई में लगभग 50 गैलन जल का प्रयोग होता है। जल के प्रयोग पर निगरानी रखिए, मतलब प्रॉपर यूज करिए वाटर का, बिल्कुल उसे वेस्ट मत कीजिए। टोटी से बहने वाले जल को रोकिए। सेविंग, दांतों का ब्रश, सब्जियों को धोने और बर्तनों को धोते समय जल को व्यर्थ में ना बहने दें। That's all about this chapter। आपकी क्लास यही समाप्त होती है बच्चों।
जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और अपने पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए। ढेर से ढेर सारे पेड़ लगाइए और अपने माता पिता को प्रेम दीजिए और उनका आदर कीजिए। धन्यवाद।